Hello guys, welcome to Viha TV. Today, Dr. Suraj Mandal and the grandson of BP Mandal and a professor in Delhi University is here with us. Let's ask some questions about Mandal Commission and get to know about it. Sir, what's the purpose of your visit to Hyderabad, sir? I have been to Hyderabad. This is my third or fourth visit. Today there was a backward class convention and there was a declaration of backward class. पिछड़े वर्ग का एक आत्मसम्मान घोषणा पत्र जारी हुआ है हैदराबाद में. उसके लिए मैं आमंत्रित था वहाँ बोलने के लिए और मैं उस आमंत्रण पर आज हैदराबाद में हूँ और उस सभा में मैंने बहुत सारी बातें कही जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है और जो मंडल कमीशन रिपोर्ट से भी संबंधित है और इसलिए आज मैं हैदराबाद में हूँ और आपके समक्ष हूँ. Sir, the Mandal Commission report which is written by your grandfather, do you have any personal knowledge in that? It was a document made in 1979-80. The document was prepared. There were 5-6 members. BP Mandal was the chairman. BP Mandal उस पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे. उसके पहले भी एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था. काका कालेलकर जो पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे 1953 में 1953 आफ्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर gave his resignation that no step is being taken for the upliftment of backward classes. तो नेहरू जी ने बाध्य होकर एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे. लेकिन उस रिपोर्ट को एक तरह से ठंडे बक्से में रख दिया गया क्योंकि काका कालेकर जो थे उन्होंने लिखा अपने ही रिपोर्ट में दैट आई डू नॉट एग्री विद दिस रिपोर्ट. उसके बाद 20 years लेटर जब जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई और जनता पार्टी के गवर्नमेंट के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि वी विल अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस, तो उसके लिए एक रिपोर्ट आना था. मुरारजी भाई ने उस समय बीपी मंडल जो संसद सदस्य थे, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड ही वॉज इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ जनता पार्टी विच वॉज इन पावर एट दैट टाइम. He was given this responsibility and this exercise was done in 2 years and most of the members contributed a great deal, but BP Mandal had personal interest and he toured entire nation. He came to Hyderabad also. That is written in the commission report how the people, general people, member of parliaments and MLAs in Hyderabad had given their oral witness and oral submission to the commission. और इस तरह से रिपोर्ट एक ऐसा दुरुस्त रिपोर्ट बनाया गया जिसको जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन वन ऑफ द केसेस जो वैलिडिटी ऑफ मंडल कमीशन है कि नहीं, तो उस केस में एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 9 जज बेंच ने उस रिपोर्ट के एक एक पन्ने को देखा एंड दे हैड टू कम आउट विद द स्टेटमेंट दैट दिस रिपोर्ट इज थॉरली अ वेल रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ लीगली 100% करेक्ट. और फिर उन्होंने एक असंवैधानिक क्रीमी लेयर क्लॉज उस केस में ऐड किया जिसको जिस केस के जजमेंट के बाद फिर मंडल कमीशन प्रभावशाली ढंग से लागू हुआ. So why do you think that BP Mandal is very controversial? BP Mandal was made controversial by those who were opposing the upliftment of backward classes. There was no controversy at all. The commission report was made controversial because the people who oppose the social justice, those who are in power in center at present, they believe in spreading लाइज दे स्प्रेड. वो बराबर झूठ का सहारा लेते हैं, फरेब का सहारा लेते हैं, किसी के चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं. बीपी मंडल ऐसे शख्स थे जिनके बारे में कुछ भी विरोध में कहा नहीं जा सकता था, उनके खास तौर से उनकी ईमानदारी और उनके चरित्र के बारे में. तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये रिपोर्ट जो है 1931 के डेटा के आधार पर बनाया गया है और कुछ मिला नहीं उनको. अब बड़ा प्रश्न उठता है कि सभी सरकारें जो थी वो
सेंसस तो कराती है लेकिन कास्ट सेंसस नहीं कराती है। 2011 में एक सर्वसम्मति से संसद में resolution was passed by the parliament which was unanimous, which said that caste should also be enumerated in the census, but it was not done. A NGO and the Ministry of Rural Development was given this responsibility. Even the report of that committee, which was a caste survey, has not been made public. And now in 2021, caste census has become a major issue because Kaka Kalekar report and Mandal report, both of them said that a logical and more a better assessment of the condition of backward class can be made only after data is available. जब पिछड़े वर्ग के बारे में जानकारी मिलेगी तब हम उसको कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सिफारिश की कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो केंद्र की सरकार है वो कास्ट सेंसस न करना पड़े इसलिए सेंसस को ही रोक दिया। द सेंसस व्हिच वाज सपोज्ड टू बिगिन इन 2021 हैज नॉट येट बिगन। So this is the controversial thing. Mandal Commission report and BP Mandal is not at all controversial. He is revered. So it made as controversial. Mandal Commission report has been called as the Bible of the backward classes. So backward classes people, those who are coming to know about it. Yeah. And I think in Hyderabad and in Telangana mainly, people should know about their rights. How Mandal Commission is very important for the development of more than 65% population of Telangana. Those who have no political party, those who have no political representation, nobody is talking about them. No party is talking about OBCs. That is why today when we had this OBC or BC self-respect declaration, there this issue was raised. What do you think about OBCs are getting justice as expected by BP Mandal? BP Mandal, when he submitted his report, the president of India at that time was Neelam Sanjeev Reddy. He belonged to Andhra Pradesh. And when his colleague in the commission, S.S. Gill, who was secretary, IS officer, he wrote an article in the magazine, in the newspaper called The Hindu. And he narrated the story on the day in Rashtrapati Bhavan. The entire commission members had gone to submit the report to Honorable His Excellency the President of India. So when BP Mandal was walking back, he told to Mr. S.S. Gill कि मुझे लगता है कि हम इतनी मेहनत से ये रिपोर्ट बनाए हैं, इतने देश के इतने बहुसंख्यक लोगों के का भविष्य का सवाल है, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि गंगा में इस रिपोर्ट को मैं प्रभावित करके आ रहा हूँ। That was what he thought. He thought and he knew, he had this idea that this is a revolutionary report. No government will dare to implement it. However, the situation became such that in 1990, the government of VP Singh, Janata Dal government, VP Singh प्रधानमंत्री के तौर पर मंडल कमीशन की एक सिफारिश 42 सिफारिश है उसको उन्होंने लागू किया और उस दिन देश में हंगामा हो गया। What do you think the BJP and RSS strategy about this commission, Mandal Commission? They had double-faced. Till 1980, BJP and RSS used to say that Hindus are one, backward classes are integral part of Hindus, they should be developed. और उन्होंने क्या किया, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू जैसे हुआ, तो आपको पता है कि उस समय वीपी सिंह सरकार को दो अलग अलग पार्टियां समर्थन दे रही थी। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, एक तरफ बीजेपी समर्थन दे रही थी, एक तरफ लेफ्ट पार्टी समर्थन दे रही थी। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि मंडल कमीशन को खत्म करो, उनका इशारा था, वो अनौपचारिक रूप से कह रहे थे, इनफॉर्मली दे वर सेइंग दैट व्हाई डिड यू इम्प्लीमेंट मंडल कमीशन रिपोर्ट। So you are saying that they are opposing the Mandal Commission? What they did, they made a very clever strategy. वो जो लोग जिनको कहना चाहिए था कि मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करो, बैकवर्ड क्लास लोगों को, उनको एक नया झुंझुना पकड़ा दिया। उनको कहा कि तुम कहाँ मंडल कमीशन के चक्कर में, चलो हम लोग राम मंदिर बनाते हैं। और उसी समय अडवाणी जी
राम रथ यात्रा लेके निकले, जिसका काम था कि वीपी सिंह की सरकार को गिराना, मंडल कमीशन के लागू होने को रोकना, और वो इसमें कामयाब हुए। लेकिन कितनी बड़ी ठगी बैकवर्ड क्लास के साथ हुआ। व्हेन राम मंदिर ट्रस्ट वाज मेड, नॉट इवन अ सिंगल मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास वाज मेड ट्रस्टी ऑफ दैट टेम्पल। जो राम मंदिर ट्रस्ट है, मैं अपने तमाम हिंदू पिछड़े वर्ग साथियों से पूछना चाहूंगा, Like no OBCs were. नो ओबीसी, ओनली अपर कास्ट, ओनली ब्राह्मण्स, दे आर द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट। नो ओबीसी इज द मेंबर ऑफ ट्रस्ट। सिर्फ दंगे कराने के लिए उनको ओबीसी की जरूरत पड़ती है जब हक की बात आती है। और वही स्थिति जाटों के साथ हो रही है। जाट लड़कियां जो अभी देश में रेसलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं Yeah. इतने प्रोटेस्ट में, वो जब मेडल जीत रही थी तब हिंदू थी, आज अपने हक की बात कर रही हैं तो जाट हो गई। इसी तरह दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग, गुजरों के साथ भी यही हाल है, मराठों के साथ भी यही हाल है। पिछले जब ये कमीशन बन रहे थे तो कुछ लोग इसके खिलाफ थे, तो वही लोग अब हमें रिजर्वेशन चाहिए बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुआ, जितने लोग पक्ष में थे या खिलाफ थे, बहुतों को तो पता ही नहीं था कि रिपोर्ट क्या है। आई नो, हाँ, वही कुछ लोग बिना रिपोर्ट जान के ही कुछ लोग अपोज करते, कुछ मैं लोग। अपने कुछ साथियों को जानता हूं जो मैं जब पढ़ता था तो वो पट्टा निकाल के चलते थे, वी आर एंटी मंडल, सर पे बांधे रहते। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उन्होंने रिजर्वेशन ली और सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर गए। आज बड़े अफसर्स हैं, डीजी एडीजी लेवल के अफसर्स हैं उत्तर प्रदेश कैडर और राजस्थान कैडर में और महाराष्ट्र कैडर में। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका प्रतिनिधित्व का सवाल है। दिस इज नॉट रिजर्वेशन ओनली, दिस इज ग्रांटिंग रिप्रेजेंटेशन टू 56 or 64% of India's population who are unrepresented in education, who are unrepresented in civil services, in different spheres of life. उनको भी तो आगे बढ़ने का चाहिए उनको। और जो लोग उस समय मंडल रथ लेके जो राम रथ लेके निकले थे, वो आज कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन वो कास्ट सेंसस नहीं होने देना चाहते हैं। सर, डू यू सपोर्ट EWS रिजर्वेशन? नो, ऑब्वियसली दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। आपको मैं बता दूं, आपके दर्शकों को भी बता दूं कि EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में SC ST OBCs को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओनली अपर कास्ट Hindus can take EWS reservation. इसका मतलब हुआ, and how have they fixed the criteria? 10% है। If only upper like caste according to economic status. No, there you see backward classes people, if they earn more than 8 lakh, they are put in creamy layer category. Yeah. But for EWS, if you earn 8 lakhs, you will still be economically weaker section. This is the paradox. और ये खुलेआम इस तरह का न्याय हो रहा है, हमारे देश के लोग बैठे देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस पे मोहर लगा रहा है कि ये सही है। EWS is totally unconstitutional category. It has to be scrapped, and all the people should either be given representation in EWS, whosoever is economically weaker section, or they should write EWS for upper caste. They should write that. So they should mention that like upper caste. Only because it is done. It is the way it is implemented. So what do you think that what's the importance of Commission Mandal in national politics and Telangana politics? Mandal Commission report has huge importance right now, both Telangana politics and national politics. 2023 December, Telangana is going to face elections. Yeah. And 2024 the nation will face general election. आम चुनाव होगा 2024 में, और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। मैं बता दूं, और आपके दर्शकों को भी, हैदराबाद में और देश में जो देख रहे हैं, तेलंगाना में एक भी पार्टी नहीं है जो बैकवर्ड क्लास की पार्टी हो
जो बैकवर्ड क्लास के लिए बात करती हो, एनी पार्टी, Yeah. there is not a single party. So backward class people have to decide what they will do in Telangana. तेलंगाना में जहां उनके हक की बात करने वाले प्रतिनिधि किसी भी पार्टी से हो, उनको वोट दें, मैं उनको अपील करता हूं। लेकिन पार्टी के तरफ से भी आज जो बैकवर्ड क्लास डिक्लेरेशन हुआ है उसमें जो मुद्दे उठाए गए मुद्दे, देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। 1, कास्ट सेंसस शुड बी डन। I think government of Telangana has written to the union government that there should be caste included in the caste census of 2021 whenever it is being held. Yeah. अच्छी बात है, we welcome that. Secondly, Telangana government should have OBC liaison officers in all its institutions and PSUs. अभी OBC का एक भी जगह liaison officer नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि तेलंगाना सरकार जो है वो ब्राह्मणों के लिए बनाती है सामुदायिक भवन, उसका बड़ी चर्चा होता है, कितने % है ब्राह्मण, लेकिन ओबीसी समाज इतना बड़ा प्रतिशत है, उनके लिए सरकार ने क्या किया है उनको भी एक बार दिखाना चाहिए, उतने ही बड़े इश्तेहार के साथ जैसा उन्होंने तमाम राष्ट्रीय अखबारों में किया। और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक भी बैकवर्ड क्लास ने वोट दिया तो वो एक तरह से अपना कब्र स्वयं खोद रहे हैं, वो अपने गर्दन को काट रहे हैं। एक भी स्टेप इस सरकार ने, जिसमें एक तथाकथित रूप से ओबीसी प्रधानमंत्री थे, एक भी स्टेप बैकवर्ड क्लास के फेवर में नहीं लिया गया है। बैकवर्ड क्लास के तमाम रिजर्वेशंस खत्म किए जा रहे हैं, कास्ट सेंसस नहीं होने दिया जा रहा है। बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार कहती है वी विल नॉट अलाउ कास्ट सेंसस। So why do you think that central government is not allowing to? They are afraid. It will expose them. It will expose to entire nation those who are talking about reservation. This is not a question of reservation. This is question of representation. The people of backward class who constitute more than 60 or 65% of the population, the people will know that they are unrepresented in Supreme Court, not even a single Supreme Court judge. They are not represented in high courts. The so-called OBC के प्रधानमंत्री हैं, उनके सचिवालय में एक भी सेक्रेटरी पिछड़े वर्ग से नहीं है, एक भी मंत्रालय का सेक्रेटरी बैकवर्ड क्लास का नहीं है। केंद्र में एक भी जो बड़े पद होते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल या इस टाइप का जो पद होते हैं उसमें बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं हैं। तो कितना प्रतिशत है, उनको आप क्या दे रहे हैं उनको? Like why do you think they're not allowing just because we have more population in OBCs? No, this is a question of narrative and this is question of hegemony. The Manusmriti, which is supported by BJP and RSS, Manusmriti doesn't want equality of all. Manusmriti says that one caste is superior and the other is inferior. They say and they support lines like what Tulsidas wrote, Shudra, Pashu or Nari Taran ke adhikari. That means people who are Shudra. Shudra is OBCs. People who are women and who are animals have to be just beaten up. इस तरह की मानसिकता है। ऐसे मानसिकता के लोग जो आज शासन में हैं वो सभी लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। You are a young person. Yes. Do you think there is employment opportunities, enough employment opportunities? All PSUs have been sold off to one person, Adani. दूसरा, जितने तरह के किसान हैं, there was a very massive agitation, किसान आंदोलन, उनके सारे राइट्स जो हैं वो पंजाब हरियाणा के किसान तो ताकतवर हैं, उन्होंने लड़ के उसको रोका, लेकिन अभी तक MSP नहीं मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं है। यूथ जो है जो सेना में जाते थे उनको अग्निवीर का दे दिया, 4 साल केवल नौकरी रहेगी, उसके बाद वो सड़क पे रहेंगे। इसी तरह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनकी फीस इतनी अधिक बढ़ा दी गई है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, अभी हमारे यहाँ 12-13 हज़ार एनुअल फीस है, लेकिन उसको कहा जा रहा है एकदम बढ़ा देने के लिए। इसी तरह जो हमारे
व्यापारी वर्ग है, उनको जीएसटी के अंदर ला के इतना न उनको तंग किया गया है कि वो भी बेचैन है। कोई भी कम्युनिटी नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा है। इन्होंने देश को एक तरह से गिरवी बना के रख दिया। तो वो बैकवर्ड क्लास के लोग चूंकि बहुसंख्यक है तो हर जगह से इनको इफेक्ट हो रहा है। बैकवर्ड क्लास यूथ इज बीइंग अफेक्टेड, बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो इफेक्ट हो रहे हैं, किसान अधिक बैकवर्ड क्लास के हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। So, how do you think it would help caste census in OBC? Caste census will give a new picture. Any census is important to give a direction to the government how they should go Like about. it would help from like youth to or senior citizens. Would it help? Everybody. A government does census from 1891 onwards. Census is being done from British government time. वो सेंसस करने का जनगणना करने का मतलब होता है कि आपको पता चले कि कौन समुदाय कितना है, उनको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आप अपने जो बजट बनाएंगे, आप अपनी जो विकास की नीति बनाएंगे, उसमें सभी समुदायों का एक उचित प्रतिनिधित्व हो, सभी लोग तरक्की करें, उसका आप मापदंड बनाते हैं। यू मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली। लेकिन अब जो है, जब कास्ट सेंसस तो नहीं हो रहा है, सेंसस भी नहीं हो रहा है, 2021 सेंसस को अभी तक रोक दिया गया, तो गवर्नमेंट एक ब्लैंक में है। वो जिसको चाहती है वो पैसे अलॉट करती है, जिसको चाहती है लोन माफ कर देती है। और so there is no planning in it. There is no proper direction and the government is doing blind planning because there is no information about their own population. आप कैसे करेंगे? साउथ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में क्या है, किसान क्या है, स्टूडेंट क्या है, कौन कम्युनिटी कैसे है, कौन एसटी और चूंकि सेंसस ही नहीं हो रहा है। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि सेंसस में जाति की भी जनगणना, लेकिन ये तो जनगणना को ही रोक दिए। तो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर द कंट्री, इट इज़ वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग ऑल्सो। So, what do you think about the OBC categorization? OBC categorization is very important, but it comes to the picture when we have more than people who are claiming to be OBCs. According to RTI से जो मिली है सूचना, उसमें यह पता चला है कि क्लास 1 में जो टोटल सीट्स 97 से सपोजिटली OBC का आरक्षण या OBC का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक क्लास 1 में ओनली 12% ऑफ OBCs आर रिप्रेजेंटेड, इवन लेस, इवन इन क्लास 2 ऑल्सो इट इज नॉट मोर देन 14%। तो जब आप 27% पूरा ही नहीं किए हैं तो कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर को क्यों ला रहे हैं? जब पूरा कर लेंगे तो पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ा है, जो पिछड़ों में भी जिनकी उन्नति नहीं हो पाई है, उनको देख के, और आप उसको भी, उसके लिए भी आपको कास्ट सेंसस चाहिए, वो भी नहीं कर रही है। तो कैटेगराइजेशन तब होगा ना जब कास्ट सेंसस होगा। तो ये सरकार जो है ये बैकवर्ड के अगेंस्ट तो ही, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के अगेंस्ट भी है जो केंद्र की सरकार, और ये जुड़ा हुआ है कास्ट सेंसस से, उनकी नीति से। So, do you support the women reservations in legislature? Women reservation and women representation is very important, but I believe that women representation is not a monolithic something. It has to be seen in the context of the background of that women. So the women reservation should have subcategories of SC, ST and OBCs. SC, ST will be done as per constitution, but OBCs will not be done. So OBC women will be only affected by giving women reservation within that reservation if there is no reservation for OBCs. So I support women's reservation, but with a condition that OBC women along with SC, ST should also be given reservation within that reservation. Their women should also come forward. Yes, sir. So, what would you say to the Telugu viewers in this discussion of Mandal Commission? Telugu viewers, Telangana is viewers. a land of revolution. Many बहुत से क्रांतिकारी, एक समय में आंदोलन, नक्सल आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। अभी भी लोग उसके समर्थक, ताकतवर लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, और अब तो हिंदुस्तान का बहुत सारा विकास केंद्रित हो रहा है हैदराबाद में।
फिल्म इंडस्ट्री जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज़, उन सब की प्रोडक्शंस हो रही है हैदराबाद में। और बहुत सारे हीरोज़ और हीरोइंस जो हैं उनका मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट हम what लोग, would you say to the OBC people here? हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि ओबीसी के लोग इसको ये समझना चाहिए कि जब हैदराबाद उन्नति कर रहा है, तेलंगाना उन्नति कर रहा है, तो आप कहाँ हैं? क्या आप उस उन्नति के पार्ट हैं? आर यू पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्रेट progress which is taking place in Hyderabad, which is taking place in Telangana? If you are not, then it is due to the fact that there is no Mandal Commission report, there is no backward class unity, and no government is looking after the interests of backward class. If it is there, then it will be a very balanced development of Telangana. Every section will be progressing, and we hope every section of Telangana progresses, not just one few people over here. Sir, I have one more question if you don't mind. Please. So, sir, is these reservations are necessary in education also, like caste-wise? It is very important. It is very important because education is the core of the development of any community, especially women. When a housewife is educated, अगर एक घर में महिला पढ़ी लिखी हो तो उसके बच्चे भी पढ़ जाते हैं, और अगर एक महिला जो है पढ़ी लिखी नहीं होती है तो, और ये पिता अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसके बच्चों को भी पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती। तो एजुकेशन में कितना इम्पोर्टेंट है मैं ये बता दूं कि जब भी कोई स्टेप लिया जाता है तो जिसका बहुत विरोध होता है एक सेक्शन से, जो पहले से उसमें इंटरेस्ट है, जिनको पहले से फ़ायदा हो रहा है और नए लोगों को आने से उनको दिक्कतें हैं, वो बड़ी बेचैन हो जाते हैं। जी, yes, जैसे like, सिविल सर्विसेज में बेचैन हो गए थे लोग जब बैकवर्ड क्लास आ रहे थे। अभी अर्जुन सिंह जी ने 2007 में 2007 में ही इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन द हायर एजुकेशन। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग पहले से इंटरेस्ट थे उन्होंने फीस इतना बढ़ा दिया कि गरीब आदमी, बैकवर्ड छोड़िए, गरीब आदमी ही नहीं आ सके। जाके आप लोन लीजिए, स्टडी, वो क्या कहते हैं, एजुकेशन लोन और इस तरह का लोन। सरकारी संस्था है, क्यों बढ़ाए हो? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो एजुकेशन में जब भी बेहतरी होती है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये जातीयता से भरी हुई है। इसमें कहा जा रहा है कि जो गाय चराता है, जो लोहा पीटता है, जो सोना पीटता है, जो खेती करता है, उनके बच्चे को उसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, और सत्ता संभालेंगे तथाकथित जो सवर्ण है वही। ये इस तरह का अंदेशा है। तो एजुकेशन में तो प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। Okay, sir. Thank you for joining us and letting our viewers know about this. थैंक्स फॉर कॉलिंग। Thank you so much. मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा यह टीवी का, क्योंकि आप हैं जो असल मुद्दों को उठा रहे हैं। आपके माध्यम से लोगों को पता चल रहा है। ये तो मेन स्ट्रीम चैनल में भी होना चाहिए था, और मैं शुभकामना दे रहा हूँ यह टीवी को कि आपकी व्यूअरशिप बढ़े, और जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनसे उनको फ़ायदा हो, और आपके साथ साथ जो तमाम दर्शक हैं तेलंगाना के और तेलुगु भाषा के, सभी को नमस्कार। जय संविधान, जय मंडल, जय भीम। Thank you, sir. Thank you for joining us. This is a special interview with Dr. Suraj Mandal, grandson of BP Mandal.